सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करने वाले हैं। तो वहीं आपको बताते चले 22 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत। 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं 8 मार्च का दिन सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि 8 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने वाले हैं और इस बजट से हरियाणा की जनता काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है। 8 मार्च का दिन तय करेगा कि उस दिन उम्मीदों का पिटारा खुलेगा या फिर नहीं। वो बात की जाए, अगर उद्योगपतियों की बात की जाए, व्यापारी की या फिर युवा की या फिर बुजुर्गों की या फिर महिलाओं की, हर कोई वर्ग, हर हरियाणा वासी इस बजट से उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। 22 मार्च तक कार्यवाही चलने वाली है। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और 8 मार्च का जो दिन है वो सबसे ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को ही बजट पेश करने वाले हैं। तो आज से विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत। तो वहीं आपको बताते चले लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में 17 अवकाश भी रहेंगे। बजट पर अध्ययन के लिए विधायकों की कमेटियां भी बनेंगी। बजट पर अध्ययन करके अपने सुझाव भी दिए जाएंगे। कमेटियों की तरफ से ही सुझाव दिए जाएंगे। 17 मार्च को बजट सत्र में फिर से अवकाश रहेगा। 18 से 20 मार्च तक राजकीय अवकाश रहेगा। 21 से 22 मार्च को विधायकी कामकाज निर्धारित किए जाएंगे। तो बजट को लेकर के कुछ बड़ी बातें भी आपको हम बता देते हैं। 2 से 22 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। आठ मार्च को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले प्रदेश की गठबंधन सरकार का यह तीसरा बजट होगा। से बजट सत्र की शुरुआत होगी और वहीं विधानसभा के इस बजट सत्र में कुल 10 बैठकें भी होंगी। 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल पेश करेंगे बजट। 3, 4 और 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। 7 मार्च को मुख्यमंत्री अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे। प्रदेश की गठबंधन सरकार का तीसरा बजट होगा ये। 14 से 16 मार्च तक बजट 2022-23 पर चर्चा होगी। 18 से 20 मार्च तक राजकीय अवकाश रहेगा। 21 से 22 मार्च को विधायकी कामकाज निर्धारित किए जाएंगे। 7 मार्च को मुख्यमंत्री अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे। 22 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र का समापन होगा। तो आपको बताते चले 2 से 22 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। लोकसभा की तर्ज पर 17 अवकाश रहेंगे। बजट पर अध्ययन के लिए विधायकों की कमेटियां भी बनाई जाएंगी। 14 से 16 मार्च तक बजट 2022-23 पर चर्चा की जाएगी। बजट पर अध्ययन के लिए विधायकों की कमेटियां बनेंगी। बजट सत्र का आगाज आज से हो रहा है और बजट को लेकर के कुछ बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। अठारह से 20 मार्च तक राजकीय अवकाश रहेगा। 21 से 22 मार्च को विधायकी कामकाज निर्धारित किए जाएंगे।
22 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र का समापन होगा। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में यह बैठक हुई। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं चंडीगढ़ से। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में यह बैठक हुई। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया। 75% आरक्षण का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। तो आपको बताते चले 75% जो आरक्षण का मुद्दा है उसे उठाया जाएगा। और यूक्रेन मुद्दा भी सदन में जोरों शोर से उठाया जाएगा। तो ये दो मुद्दे जो है वो सबसे पहले उठाए जाएंगे। 75% आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो सदन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और यूक्रेन का जो मुद्दा है, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हैं उनको लेकर के, वापसी को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के मुद्दे को उठाया जाएगा। यूक्रेन मुद्दा भी सदन में जोरों शोर से उठाया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में यह बैठक की गई और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई गई। देख सकते हैं बैठक की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि आखिरकार कैसे मुद्दे उठाए जाएंगे, सरकार को कैसे घेरा जाएगा, कौन कौन से सवाल यहां पर किए जाएंगे। तो इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से 2 बैठकें की गई थी जिसमें कांग्रेस के विधायक शामिल हुए और आज एक बार फिर से एक बैठक का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में यह बैठक हुई। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी इस बैठक में मौजूद रही। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि 75% आरक्षण का जो मुद्दा है उसे सदन में उठाया जाएगा और यूक्रेन मुद्दा भी सदन में जोरों शोर से उठाया जाएगा। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक शैली चौधरी का बयान सामने आया है। मेरे हलके में सड़क की हालत खस्ता है। शैली चौधरी का कहना है कि उनके हलके में जो सड़क की हालत है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अवैध माइनिंग समेत सदन में कई मुद्दे उठाए जाएंगे। तो आपको बताते चले कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है कि कैसे सरकार को घेरना है, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और कौन कौन से सवाल किए जाएंगे। तो वहीं अगर हम आपको बता दें जो बैठक कांग्रेस की तरफ से आयोजित की गई थी उस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई गई है। तो मेरे हलके में सड़कों की हालत खस्ता है, इस मुद्दे को उठाया जाएगा। शैली चौधरी ने यह बयान दिया और अवैध माइनिंग समेत सदन में कई मुद्दे उठाए जाएंगे। जो अवैध माइनिंग का मुद्दा है उसे भी यहां पर रखा जाएगा। 75% आरक्षण का मुद्दा भी उठाया जाएगा। यूक्रेन मुद्दे को भी कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा। और शैली चौधरी का कहना है कि सरकार से हर वर्ग परेशान है और सरकार को घेरने के लिए हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो आपको बताते चले विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। पूरी रणनीति विपक्ष की तरफ से बना ली गई है कि आखिरकार कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं। और यहाँ पर शैली चौधरी का बयान भी सामने आ गया है। शैली चौधरी का यह कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं कि कैसे सरकार को घेरना है, किन किन मुद्दों पर जवाब मांगना है। वहीं शैली चौधरी ने कहा कि मेरे हलके की जो सड़कें हैं उनकी हालत पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी है। अवैध माइनिंग का ये जो मुद्दा है उसे भी उठाया जाएगा। और चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का बयान सामने आया। बीबी बत्रा ने सरकार पर निशाना साधा है। प्री बजट की बैठक सिर्फ दिखावा है, इनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। ये प्रदेश को कर्ज तले दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बताते चले जहां एक तरफ बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, ऐसे में अगर हम बात करते हैं विपक्ष की तो विपक्ष लगातार रणनीति बनाता चला जा रहा है और एक बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें कांग्रेस के विधायक शामिल होते हैं। इस बैठक में
रणनीति बनाई जाती है कि कैसे आखिरकार सरकार को घेरा जाएगा, किन किन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और कौन कौन से सवाल किए जाएंगे। तो ऐसे में आपको बता दें, बीबी बत्रा ने सरकार पर निशाना साधा है। प्री बजट की बैठकें सिर्फ दिखावा है। तो बजट सत्र से पहले प्री बजट की जो बैठकें बुलाई गई थी, अब उन पर ही यहां पर आरोप लगा दिया गया है। प्री बजट की बैठकें सिर्फ दिखावा है, इनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। ये प्रदेश को कर्ज तले दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बीबी बत्रा का बड़ा बयान सामने आया है, ये प्रदेश को कर्ज के तले दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार पर हमला करते हुए बीबी बत्रा का बयान सामने आया। बीबी बत्रा ने कहा कि इनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है, ये प्रदेश को कर्ज तले दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष बनाएगा रणनीति। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष बनाएगा रणनीति। थोड़ी देर में होगी बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा के कमेटी रूम में होगी बैठक। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष बनाएगा रणनीति। थोड़ी देर में बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। आज से बजट सत्र का आगाज होगा और 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। वहीं फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने हर खबर से बताया कि वो बजट में हरियाणा सरकार से क्या कुछ चाहते हैं। आइए सुनाते हैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब अपना बजट पेश करने जा रहे हैं, मैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। जब वो बजट बना रहे हैं तो मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं चाहता हूं कि वो उस पर थोड़ा गौर करें और ध्यान दें। जैसे कि आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर और एमएसएमई दोनों मिला करके जीडीपी का 50% का शेयर रखते हैं और एमएसएमई ही एक ऐसा सेक्टर है जो कम से कम 80% से ऊपर एम्प्लॉयमेंट देता है। उस ओर उनका ध्यान जाना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि हरियाणा सरकार चाहती है कि 75% उनके ही हमारे अपने स्टेट के लोगों को नौकरी मिले। उसके लिए भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। उसके लिए बेहतर ये होगा कि बजाय अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वो प्लान करके नौकरी के लिए ढूंढें, इससे अच्छा ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क बना दिया जाए जहां उनको ट्रेनिंग भी मिले और साथ में व्यवसाय करने का अवसर भी मिले। मैं हर खबर चैनल वालों का स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। आप हमारे यहाँ आए हो। पहले तो आप है ना बजट के ऊपर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजट में क्या है कि कई चीज़ें जैसे सरकार कोई टैक्स न लगाए। इस टाइम मंदी बहुत ज़बरदस्त है, कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं और फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चल रही। तो इसको देखते हुए सरकार ज़रा थोड़ा है ना लीलियंट वो करे। एक हमारा जीएसटी रिफंड जो होता है उसको ज़रा टाइमली दिया करे ताकि इंडस्ट्री बूस्टअप हो। दूसरा, हमें जनरेटर 24 आवर पावर देनी चाहिए। एनजीटी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि आप जनरेटर नहीं चला सकते, जबकि पूरे कहीं भी एनसीआर में देखो जनरेटर चल सकते हैं, लेकिन जो पोल्यूशन है वो इंडस्ट्री से नहीं हो रही। पोल्यूशन 3 व्हीलर और इनसे होती है और इंडस्ट्री का इसमें कोई रोल नहीं है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के बनाए गए शेड्यूल को लेकर के यहां पर चर्चा करी गई है और साथ ही साथ
कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को घेरने के लिए हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने में सरकार पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई है। इस पर विधानसभा में वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। नमस्कार जी, सर्वप्रथम आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और देखिए, जो हमारे आज प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो किसानों की फसल का मुद्दा है, प्रदेश में हो रही अवैध माइनिंग का मुद्दा है, 134A के तहत बच्चों के टेस्ट हुए, स्कूलों ने अपनी मनमर्जी चलाई, उनको एडमिशन नहीं दिया बच्चों को। यूक्रेन में आज जो हमारे बच्चों की स्थिति है, हरियाणा के बच्चों की स्थिति है, उनके बारे में चर्चा होनी है। और बहुत से सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर लेके प्रदेश में बेरोजगारी है, प्रदेश में बढ़ती हुई ड्रग्स की बात है, या प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधीकरण की बात है, या मेडिकल नेग्लिजेंस की बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेके विधानसभा में चर्चा जरूर होगी। नीरज जी, 22 तारीख तक सेशन चलना है जिसमें अधिकांश हॉलीडे हैं, छुट्टियां हैं, तो क्या सहमत है आप 8-10 दिन के, मतलब कुल मिला के तो 8-10 दिन ही रहेगा, बाकी तो तकरीबन? हाँ, 10 दिन का सेशन है, परंतु हमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी इस सेशन के अंदर कि जैसे बजट 8 तारीख को पेश होगा, जो 9, 10, 11 3 दिन का टाइम हम विधायकों को बजट को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सलाह करने के लिए दिया गया, मैं इसको बहुत अच्छी पहल मानता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय की। यमुनानगर की प्रोफेसर कॉलोनी के अंकुर शर्मा और विश्वकर्मा मोहल्ले का चिराग यूक्रेन से सुरक्षित अपने घर लौट चुके हैं। दोनों की घर वापसी से घरों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दोनों ने घर पहुंचने पर सफर क्या बीती बताई है। विकट परिस्थितियों से पहले एमबीसी ने बच्चों को आगाह किया था कि वहीं विकट परिस्थितियों में जब सभी बॉर्डर का युद्ध रुक कर रहे थे तो वॉलंटियर्स के रूप में हंगरी और रोमानिया के लोगों ने उनकी मदद करी और उन्हें खाने पीने से लेकर बॉर्डर से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए सुविधा मुहैया करवाई। वहीं उन्होंने बताया कि बॉर्डर पर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक यमुनानगर के 42 लोग यूक्रेन में फंसे हैं। प्रशासन ने इन सभी और उनके परिवारों से बातचीत करके उन्हें जल्द वापस लाने का आश्वासन दिया है। अब देखना यही होगा कि सरकार उन्हें लाने के लिए और क्या कुछ बड़े कदम उठाती है। देखिए, अपने जिला यमुनानगर से हमने जो है अपने प्रशासनिक तंत्र से गांव और शहर में रिपोर्ट ली है कि कितने बच्चे या फिर कितने जो है व्यक्ति यमुनानगर जिले के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी कल जो है आंकड़ा ये करीबन 42 लोगों का है हमारे पास, और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है यूक्रेन में फंसे हुए जितने हमारे साथी हैं उनको वापस लाने के लिए पूरा जो है प्रयासरत है। इसके लिए जो है प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जो है 9212314595, और साथ ही साथ जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी एक जो है नंबर चालू किया है 01732237801, जिसपे कोई भी हमारे जिले का व्यक्ति यूक्रेन में अगर उनके कोई साथी रिश्तेदार कोई भी फंसा हुआ है तो उसके बारे में हमारे या इन नंबरों पे संपर्क करके सूचना ले सकता है। मेरे को वहाँ गए हुए 4 साल हो चुके हैं, तो जैसे मैं आपको लास्ट कुछ टाइम से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी 20 तारीख को कि अभी आपको अनिवार्य है कि आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए यूक्रेन को। तो उस टाइम हमने सोचा कि ऐसा अगर गवर्नमेंट करे तो शायद से कुछ हो, बट हमने एम्बेसी से कांटेक्ट करा, एम्बेसी ऑफिशियल से बात करी, तो वो सब कहते हैं कि हम आपको बस टेम्परेरी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही कह रहे हैं, अगर जाना सकते हो आप तो जा सकते हो, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपकी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी, कभी कुछ नहीं हो सकता आपको। बट उसके बाद 22 तारीख को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि आपको यूक्रेन छोड़ना अनिवार्य है, आप यहाँ से निकलिए जल्दी। और जैसा कि अगर हम निकलने की कोशिश करते तो उस टाइम फ्लाइट्स भी बहुत कम थी और फ्लाइट्स के फेयर्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ अकेला मैं ही हूँ वहाँ पे या कुछ बच्चे हैं, वहाँ पे 20,000 इंडियन बच्चे हैं। सो सिर्फ बच्चे ही नहीं है, 20,000 से ज़्यादा भी हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना वीज़ा के भी वहाँ रहते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई है। तो अब ये तो नहीं है ना कि अगर 22 तारीख को गवर्नमेंट बोल रही कि आप छोड़िए तो मैं अगले दिन ही वहाँ से निकल सकूँ, क्योंकि एकदम मेरे को फ्लाइट भी नहीं मिल सकती। और मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे को 24 तारीख की फ्लाइट मिल जाए,
लेकिन भगवान का अच्छा रहा, भगवान का हाथ था। जो मैं 24 तारीख की मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई अपने आप, तो फिर मैंने 27 तारीख की फ्लाइट ली, बट उससे पहले ही हमला हो गया था 24 तारीख को ही। खबर गुहेला चीका से है, जहां उपमंडल गांव भागल की रहने वाली युवती ने यूक्रेन में हो रहे युद्ध के दौरान बच्चे को जन्म दिया। आपको बता दें, मां और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। महिला के पति रघुवर और 4 वर्षीय बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो विक्ट्री बनाकर के खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, भाई सत्यवान ने बताया कि जब उसका भाई यूक्रेन गया तो उसकी पत्नी गर्भवती थी और युद्ध शुरू होने के 4 दिन बाद उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, और देखिए कि युद्ध के बीच जब बच्चे की खिलकारी गूंजी तो लोग किस तरीके से खुश हो जाते हैं। मां और बेटी दोनों ही फिलहाल स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ये राहत की खबर है। उपमंडल गांव भागल की रहने वाली युवती ने यूक्रेन में हो रहे युद्ध के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया है। खबर यमुनानगर से है, जहां सरकार द्वारा प्रदेश की लगभग 4000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा। आपको बताते चले, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत इन प्ले स्कूल में 3 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने बताया कि बीजेपी सरकार अपने पूरे कार्यकाल में 4000 आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में बदलेगी। फिलहाल 1100 से अधिक प्ले स्कूल बना दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स काफी पढ़ी लिखी हैं, क्वालिफाइड हैं, वो 3 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगी। 4000 नहीं किए, अभी तो कुछ किए हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि 4000 तक हम उनको करेंगे पूरे कार्यकाल में। अभी तो 1100 कुछ 1136 ऐसे कुछ हैं जो हमने अभी तक किए हैं। हमारे पास जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो भी अच्छी क्वालिफाइड आंगन वर्कर हैं, जिन लोगों को हम इसमें लगाने लग रहे हैं। और उसमें जिन बच्चों को लिया जा रहा है वो 3 साल के बच्चे हैं। जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें एक ये भी एक वो है, सुझाव है उसमें कि 3 साल का जो बच्चा है उसका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, लगभग डेवलप हो जाता है। तो इसलिए उसकी शिक्षा का इंतजाम जो है वो 3 साल में ही करना चाहिए। तो उसके मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो नई शिक्षा नीति है वो 2030 तक जैसे केंद्र का सुझाव है कि उसको लागू करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 2025 तक ही इसको लागू करेंगे। तो उस पर हमने काम शुरू कर दिया और हमने 4000 स्कूल इस योजना में हमारा है कि हम हरियाणा में शुरू करेंगे। तो उसके मद्देनजर वो क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छी पढ़ी लिखी वो हैं। तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण का दौरा लगातार जारी है। विधायक राजेश नागर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का लगातार जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में लोकप्रिय विधायक राजेश नागर ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 37 में करोड़ों की लागत से बन रहे बिजली के सब स्टेशन का निरीक्षण किया और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। सब डिवीजन जो आपका ये सब स्टेशन जो बन रहा है नया, तो अभी तो सिविल कमी कुछ नहीं है। ये अभी अप्रैल तक हमारा ये पूरा हो जाएगा, इसका काम चल रहा है। और अब इसको अभी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई इसको डे नाइट काम करके और इसको जल्दी कंप्लीट करें, जिससे कि आने वाले जो गर्मी का जो सीजन हमारा आ रहा है उसमें बिजली की दिक्कत ना हो। कौन से एरिया का ओवरलोड जो लोड है वो कम होने जा रहा है? पल्ला स्टेशन का जो लोड है इसको डिवाइड करके यहाँ पर ले लिया जाएगा। कई बार शिकायत आती है तार टूट जाने के बाद बिजली विभाग सुनता नहीं है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं? ना वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी कोई बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा ने सेक्टर 3 में बन रहे 4 लाइन रोड का निरीक्षण किया है। आपको बताते चले कि नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि 5 फरवरी को सेक्टर 3 के सामने गुरुग्राम के केनाल पर बनाए गए पुल और उसके सामने बनाई गई 4 लाइन आरएमसी रोड का उद्घाटन होगा, जिसको लेकर के निरीक्षण किया गया है। तो राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा ने सेक्टर 3 में बन रहे 4 लाइन का निरीक्षण करने वो पहुंचे। और आपको बताते चले कि नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं।
हिसार में आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसका शुभ आरंभ मंडल आयुक्त चंद्रशेखर और जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने किया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंडल आयुक्त चंद्रशेखर ने कहा कि जिले में जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये एक बहुत सराहनीय कदम है। उन्हें विश्वास है कि इससे जिले की जनता इतिहास के पन्नों में छिपी जानकारी को पढ़ने और समझने का काम करेगी। जिस प्रकार से प्रदर्शनी को डिजिटल किया गया है, ये एक काबिले तारीफ है, जिसकी डिजिटल सीडी बनाकर छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसी तरीके से प्रदर्शनी में शहर के लोगों को विशेष प्रेरणा भी मिल रही है। लोक संपर्क विभाग हरियाणा द्वारा जो आज हिसार के कार्यालय ने जो ये आज़ादी के अमृत उत्सव पर एग्जीबिशन लगाई है, ये काफ़ी इससे लोगों को जानकारी मिली है हिसार के बारे में और इतिहास के बारे में। और मेरे को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसमें लोग जो है यहाँ के हिसार के लोगों को इसके बारे में उनका ज्ञान बढ़ेगा और वो काफ़ी प्रेरित होंगे। जो पुराने ज़माने की सारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड की जो कलेक्शन की है, इसको डिजिटाइज किया और डिजिटाइजेशन के बाद इसमें काफ़ी, अब मैंने इनको कहा है कि इसमें अगर सीडीज़ अगर बच्चों को अगर अलग अलग फंक्शन में दी जाएं तो इससे और ज़्यादा उनको प्रेरणा मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस उत्सव का इसी तरह से प्रोग्राम आयोजित डिपार्टमेंट करता रहेगा और मैं उनके अच्छे सुखद भविष्य की कामना करता हूं। इस प्रदर्शनी से तो जो हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको एक सबक लेना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके इस देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई है। और किसी भी प्रकार की, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, महिला है, उनकी हर तरह से रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएं, बिजली पानी करवाए जाए। और इसी प्रकार से जैसे मतलब कहीं युद्ध की स्थिति में हमारा जो देश है ना, वो भी पूरी तरह से हमारे पूर्वजों की तरह तैयार रहे और हमारे देश को पूरी तरह से शक्तिशाली बनाए। हिसार के कमिश्नर और जिला उपायुक्त दोनों ने आज हिसार में जो प्रदर्शनी लगाई गई, भारत की आज़ादी के जो 75 वर्ष के जो वर्षगांठ मनाई जा रही है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके अवसर पर हिसार में एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसका अवलोकन किया गया और सुबह आज उसका शुभारंभ किया गया। यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने इसको विजिट किया और देखा कि किस प्रकार इतिहास के पन्नों में हिसार छुपा हुआ था। इतिहास के पन्नों में हिसार की जो मुख्य भूमिका रही वो तमाम इन प्रदर्शनी पर अंकित की गई है। और लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वो इतिहास की बात की जाए तो हिसार का इतिहास में नाम रहा है और हिसार ने हमेशा ही अपना जो एक योगदान है, वो चाहे हरियाणा की राजनीति की बात की जाए, हरियाणा की आज़ादी की बात की जाए, देश प्रदेश की बात की जाए, तमाम जगह हिसार का भी अपना एक इतिहास रहा है और एक अहम योगदान हिसार ने हमेशा दिया है। जिस ऐसी ही एक आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर आज इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया और जो इस मौके पर है, हिसार के कमिश्नर चंद्रशेखर और जिला उपायुक्त प्रियंका सोनी दोनों पहुंचे और इस प्रदर्शनी को देखने के लिए भी सैकड़ों लोगों की भीड़ यहां पर देखने को मिली। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।